डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ कोल. सो कोल एनालिसिस टेक्निक्स आर द सम स्पेसिफिक मेथड्स यूज्ड टू एसेस द क्वालिटी ऑफ कोल. अगर हम कोल की क्वालिटी को एसेस करना चाहते हैं तो हमें कोल एनालिसिस करना होता है. एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड बाय विच वी कैन एनालाइज क्वालिटी ऑफ कोल. फर्स्ट वन इज द प्रॉक्सिमेट एनालिसिस एंड सेकेंड वन इज द अल्टीमेट एनालिसिस. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ कोल. सो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस इज एन इंपॉर्टेंट एम्पेरिकल एनालिसिस यूज्ड टू एसेस द क्वालिटी ऑफ कोल. कोल की क्वालिटी को एसेस करने के लिए प्रॉक्सिमेट एनालिसिस एक इंपॉर्टेंट एनालिसिस है. प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में हम कोल में मॉइस्चर कंटेंट, वोलेटाइल मैटर, ऐश कंटेंट और फिक्स्ड कार्बन परसेंटेज बेसिस पर डिटरमाइन करते हैं. अब इस एनालिसिस को हम प्रॉक्सिमेट एनालिसिस क्यों कहते हैं? तो प्रॉक्सिमेट का मतलब होता है नियरेस्ट और नियरली एक्यूरेट. तो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस से जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं, जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं रिगार्डिंग द कोल, वो इंफॉर्मेशन जो प्रोसीजर एनालिसिस के लिए अडॉप्ट की जाती है उसके अकॉर्डिंग वेरी करती है. अगर सपोज एनालिसिस प्रोसेस में कुछ वेरिएशन आता है, सपोज करो कोई टेम्परेचर का वेरिएशन हो गया या कुछ और कंडीशन का वेरिएशन हो गया, तो रिजल्ट हमें जो मिलता है उसमें भी वेरिएशन आ सकता है. तो इसीलिए इस एनालिसिस को हम प्रॉक्सिमेट एनालिसिस कहते हैं. नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर दिस प्रॉक्सिमेट एनालिसिस? So in proximate analysis, we have to analyze moisture content, volatile matter, ash content and fixed carbon of coal. So first we determine moisture content of coal on percentage basis. तो moisture content के लिए हम सबसे पहले एक वेट क्रूसिबल लेते हैं, एक ऐसा क्रूसिबल जिसका वेट हमें ऑलरेडी पता है. इस क्रूसिबल में हम कोल सैंपल रखेंगे. अब जो कोल सैंपल हम लेते हैं वो पाउडर्ड होना चाहिए और एयर ड्राइड होना चाहिए. मतलब वो वेट नहीं होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, वो एयर ड्राइड जिसे आपने एयर में कंप्लीटली ड्राई कर रखा है, ऐसा सैंपल हम इसके लिए लेते हैं. अब सपोज करो हम 1 ग्राम कोल सैंपल यहाँ पर ले रहे हैं. ये वेट वेरी कर सकता है, 1.5 हो सकता है या हम इसे W ग्राम एज्यूम कर सकते हैं. कोई भी नोन स्मॉल क्वांटिटी में ये वेट लिया जा सकता है. तो सबसे पहले हम फाइनली पाउडर्ड एयर ड्राइड कोल सैंपल को एक ऑलरेडी वेट क्रूसिबल में लेंगे. अब इस क्रूसिबल को हम हॉट एयर ओवन में रख देंगे. सो दिस क्रूसिबल इज प्लेस्ड इन हॉट एयर ओवन एट टेम्परेचर 105 to 110 डिग्री सेंटीग्रेड और इसे हम 1 आवर के लिए रखेंगे. तो 1 घंटे के लिए हम इस कोल सैंपल वाली क्रूसिबल को हॉट एयर ओवन में 105 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख देंगे. अब हमें पता है कि इस टेम्परेचर में मॉइस्चर कंटेंट वाटर वेपर के फॉर्म में एस्केप आउट हो जाएगा. आफ्टर 1 आवर we take out this crucible from this oven and this crucible is kept in desiccator. अब इस क्रूसिबल को ठंडा होने के लिए हम इसे डेसिकेटर में रखेंगे. डेसिकेटर एक कंटेनर होता है जिसमें हम कोई भी मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग सब्सटेंसेस जैसे सिलिका जेल हुआ या एनहाइड्रस CaCl2 हुआ या फिर कैल्शियम कार्बोनेट हुआ, इस तरह का कोई सब्सटेंस उसमें रखा जाता है जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है. तो मतलब इस क्रूसिबल को हमको ओपन एयर में कूलिंग के लिए नहीं रखना है, इसे हम कूलिंग के लिए डेसिकेटर में रखेंगे ताकि एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर वापस से इस सैंपल में नहीं जा पाए. अब जब इस क्रूसिबल की कूलिंग कंप्लीट हो जाएगी देन वी विल टेक वेट ऑफ दिस क्रूसिबल. जब हम क्रूसिबल का वेट लेंगे तो ये वेट इनिशियल वेट से कुछ कम होगा. जैसे सपोज करो इनिशियली हमारे पास क्रूसिबल और कोल सैंपल दोनों का मिला के वेट था 3 ग्राम. अब ये पूरी प्रोसेस एडॉप्ट करने के बाद जब हम इस क्रूसिबल का वेट करेंगे तो सपोज करो ये आया 2.8 ग्राम. अब यहाँ पर कितना डिफरेंस आया? 3 माइनस 2.8 मीन्स इट इज 0.2 ग्राम. तो यहाँ पर इनिशियल वेट जो हमने क्रूसिबल प्लस कोल सैंपल का लिया था और फाइनल जो ये प्रोसेस एडॉप्ट करने के बाद मॉइस्चर रिमूवल के बाद जो हमें मिला है वो मिला है 2.8 ग्राम. तो ये 0.2 ग्राम क्या हुआ? दिस इज द लॉस इन वेट ड्यू टू रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, क्योंकि इस सैंपल में से मॉइस्चर रिमूव हो चुका है. तो ये जो वेट हमें मिलेगा ये किसका मिलेगा? मॉइस्चर कंटेंट का वेट मिलेगा.
So loss in weight for this process is reported as moisture content in coal sample on percentage basis. अब सपोज करो हमने W ग्राम कोल सैंपल लिया था, ठीक है, तो W ग्राम कोल सैंपल contains 0.2 ग्राम मॉइस्चर। अब हमें इसे परसेंटेज बेसिस पे रिपोर्ट करना है, मींस 100 में रिपोर्ट करना है। सो 100 ग्राम कोल सैंपल कंटेन्स 0.2 अपॉन W इंटू 100 मॉइस्चर। तो इस तरह से हमें फॉर्मूला जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इज इक्वल टू लॉस इन वेट ड्यू टू रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, जैसे यहां पर हमने इसे 0.2 ग्राम लिया है, अपॉन वेट ऑफ कोल सैंपल टेकन, जैसे हम इसे W ग्राम मान सकते हैं, या इस प्रोसेस में हमने 1 ग्राम एज्यूम किया था, इंटू 100। तो इस तरह से अगर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट इन कोल पता लग जाएगा। आफ्टर मॉइस्चर डिटर्मिनेशन वी हैव टू डिटरमाइन वोलेटाइल मैटर ऑफ कोल सैंपल। तो वोलेटाइल मैटर डिटरमाइन करने के लिए वी टेक सेम सैंपल विच इज लेफ्ट आफ्टर मॉइस्चर रिमूवल। हमें यहाँ पर नया सैंपल नहीं लेना है, वही सैंपल हम यहाँ पर लेंगे जिसमें से हमने मॉइस्चर रिमूव कर दिया है। अब सेम सैंपल क्रूसिबल इज कवर्ड विथ ए लिड, मतलब हम क्रूसिबल को कवर कर देंगे एक लिड से। उसके बाद ये जो क्रूसिबल जिसे हमने कवर कर दिया है, इट इज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फर्नेस एट टेम्परेचर 925 ±20 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 7 मिनट्स। इस क्रूसिबल को हम एक इलेक्ट्रिक फर्नेस में रखेंगे 7 मिनट के लिए और टेम्परेचर सेट करेंगे 925 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें हम ±20 डिग्री सेंटीग्रेड कर सकते हैं। आफ्टर 7 मिनट्स वी रिमूव क्रूसिबल फ्रॉम फर्नेस एंड फर्स्ट इट इज कूल इन एयर एंड देन इन डेसिकेटर। तो पहले चूंकि टेम्परेचर बहुत हाई है तो हम इसकी एयर में कूलिंग कर सकते हैं, क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर पर इसमें मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। थोड़ी सी कूलिंग जब एयर में हो जाएगी, उसके बाद जब इसमें मॉइस्चर एब्जॉर्ब होने की पॉसिबिलिटी रहेगी तब हम इसे डेसिकेटर में रख देंगे और इसकी कंप्लीट कूलिंग करेंगे। जब इसकी कंप्लीट कूलिंग हो जाएगी देन वी विल टेक वेट ऑफ क्रूसिबल। अब फिर से यहाँ पर कुछ न कुछ वेट लॉस हुआ होगा, क्योंकि इस प्रोसेस में जितना भी वोलेटाइल मैटर कोल सैंपल में होगा वो एस्केप आउट हो जाएगा। सो लॉस इन वेट फॉर दिस प्रोसेस इज रिपोर्टेड एज वोलेटाइल मैटर कंटेंट इन कोल सैंपल ऑन परसेंटेज बेसिस। तो हमने प्रीवियस प्रोसेस में देखा था कि मॉइस्चर रिमूवल होने के बाद हमें जो वेट मिला था वो था 2.8 ग्राम। अब जब हमने ये वोलेटाइल मैटर डिटरमाइन करने की प्रोसेस को कंप्लीट किया, उसके बाद हमने इस क्रूसिबल का वेट किया तो ये आया 2.1 ग्राम। तो अब इस प्रोसेस में लॉस इन वेट कितना हुआ, 2.8 माइनस 2.1 मीन्स 0.7 ग्राम। तो ये 0.7 ग्राम वेट लॉस जो हुआ है, दिस इज बिकॉज ऑफ रिमूवल ऑफ वोलेटाइल मैटर फ्रॉम कोल सैंपल। इसे परसेंटेज बेसिस पे हमें रिपोर्ट करना है। तो सपोज करो हमने W ग्राम कोल सैंपल लिया था, सो W ग्राम कोल सैंपल कंटेन्स वोलेटाइल मैटर 0.7 ग्राम, और परसेंटेज का मतलब है कि 100 में कितना होगा, सो 100 ग्राम कोल सैंपल कंटेंट 0.7 ग्राम अपॉन W ग्राम इंटू 100। तो हमें फिर से एक फॉर्मूला मिल जाएगा, परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर इज इक्वल टू लॉस इन वेट ड्यू टू रिमूवल ऑफ वोलेटाइल मैटर अपॉन वेट ऑफ कोल सैंपल टेकन इंटू 100। यहां पर हमें वेट ऑफ कोल सैंपल टेकन में जो मॉइस्चर रिमूवल के बाद वेट बचा था वो नहीं लेना है। वी हैव टू टेक ओरिजिनल वेट ऑफ कोल सैंपल, जो W ग्राम हम ले रहे थे हमें ये वही लेना है। अब वोलेटाइल मैटर डिटरमाइन करने के बाद हम डिटरमाइन करेंगे ऐश कंटेंट, ऐश कंटेंट इन कोल। तो ऐश क्या होता है, इट इज नॉन कंबस्टिबल मैटर लेफ्ट आफ्टर कंबशन। ये राख होती है जो कि कोल का कंबशन होने के बाद जो नॉन कंबस्टिबल मटेरियल बच जाता है वो ऐश होता है। तो यहाँ पर हम फिर से वही सैंपल लेंगे जिसमें से मॉइस्चर कंटेंट और वोलेटाइल मैटर रिमूव हो गए हैं। पूरी प्रोसेस में हमें कोई भी नया सैंपल कोल का नहीं लेना है। सो टेक सैंपल रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर मॉइस्चर एंड वोलेटाइल मैटर रिमूवल। अब इस सैंपल को हमें
मफल फर्नेस में रखना होता है। लेकिन मफल फर्नेस में रखने के पहले जो वोलेटाइल मैटर डिटरमाइन करने के लिए हमने क्रूसिबल को लिड से कवर किया था, उस कवर को हमें हटाना होता है। तो यहाँ पर हम इस सैंपल को मफल फर्नेस में रखेंगे विदाउट लिड एट टेम्परेचर 700 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 50 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट। तो मफल फर्नेस में 30 मिनट के लिए 700 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हम क्रूसिबल विथ सैंपल विदाउट लिड रख देंगे। आफ्टर 30 मिनट वी विल टेक आउट दिस क्रूसिबल एंड फर्स्ट इट इज कूल्ड इन एयर देन इन डेसिकेटर। आफ्टर कूलिंग वी विल टेक वेट ऑफ दिस क्रूसिबल। हम इस क्रूसिबल का वेट ले लेंगे। सपोज करो ये वेट आया 0.9 ग्राम। Now repeat the same process again. Again kept this crucible in muffle furnace at 700 plus minus 50 degree centigrade for 30 minutes. Then cool it and then again wait. Suppose करो इस केस में हमें मिला सेकेंड टाइम में वेट 0.8 ग्राम। अब हमने देखा कि ये वेट में डिफरेंस आया। पहली प्रोसेस हमने जब फॉलो करी तो ये 0.9 ग्राम आया। उसके बाद सेकेंड टाइम जब हमने सेम प्रोसेस को फॉलो किया तो हमें 0.8 ग्राम मिला। अब हम इस प्रोसेस को फिर से रिपीट करेंगे। सो रिपीट द हीटिंग, कूलिंग एंड वेइंग प्रोसेस अगेन। अब थर्ड टाइम में सपोज करो ये वेट आ गया 0.8 ग्राम। अब हमने देखा कि ये हमें कांस्टेंट वेट मिल गया है। तो ये प्रोसेस हमें तब तक रिपीट करना है टिल वी गेट ए कांस्टेंट वेट। ये कांस्टेंट वेट 0.8 ग्राम आ गया। अब हम इस प्रोसेस का रिपीटेशन बंद करेंगे। अब इस प्रोसेस में कांस्टेंट वेट मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ है कि जितना भी कंबस्टिबल मैटर था उस कोल सैंपल में उसका कंप्लीट कंबशन हो गया है। और जो ये कांस्टेंट वेट मिला है हमें, दिस इज फॉर नॉन कंबस्टिबल रेसिड्यू। जो नॉन कंबस्टिबल मैटर है उसका वेट हमें ये मिल रहा है। ये कांस्टेंट हो गया है। इसका मतलब है कि अब उसमें ऐसा कोई भी कंपोनेंट नहीं बचा है जिसका कंबशन हो जाए। ये सारा मटेरियल नॉन कंबस्टिबल है। नाउ दिस रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर दिस प्रोसेस इज रिपोर्टेड एज एश कंटेंट ऑफ कोल सैंपल ऑन परसेंटेज बेसिस। तो एश कंटेंट में हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जो कांस्टेंट वेट हमें मिला है, दिस इज द वेट ऑफ एश, नॉन कंबस्टिबल मैटर का ही वेट है ये। तो यहाँ पर हमें कुछ भी माइनस नहीं करना होगा। तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे वेट ऑफ एश लेफ्ट अपॉन वेट ऑफ कोल सैंपल टेकन इनटू 100। सपोज करो W ग्राम कोल सैंपल में हमें एश कंटेंट मिला यहाँ पर 0.8 ग्राम। तो 100 सैंपल में कितना मिल जाएगा? 0.8 अपॉन W ग्राम इंटू 100। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ भी हमें सब्सट्रैक्ट करके वैल्यू नहीं निकालना है। जो वैल्यू हमें एश की मिलेगी, नॉन कंबस्टिबल मैटर की मिलेगी, डायरेक्ट वही वैल्यू हमें यहाँ पर प्लेस करना है। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके एश कंटेंट निकालेंगे। नाउ एट लास्ट वी विल डिटरमाइन परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन इन कोल। तो परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन निकालने के लिए अब हमें ये पता है कि हम परसेंटेज बेसिस पे एनालिसिस कर रहे हैं, मींस 100 के बेसिस पे एनालिसिस कर रहे हैं। और टोटल वी हैव टू फाइंड आउट 4 कंपोनेंट्स और उसमें से 3 कंपोनेंट हम फाइंड आउट कर चुके हैं, मॉइस्चर, वोलेटाइल मैटर और एश। तो इन कंपोनेंट के सम को अगर हम 100 में से माइनस कर देते हैं देन वी विल गेट परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन। तो परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन निकालने के लिए हम लिखेंगे 100 माइनस परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्लस परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर प्लस एश। यहाँ से हमें जो भी अमाउंट मिलेगा that amount gives the percentage of fixed carbon in coal. So this is the procedure for proximate analysis of coal. Now what are the significance of this proximate analysis? So this proximate analysis is the simple type of analysis and this analysis indicates practical utility of coal. जिस भी प्रोसेस में आप किसी कोल सैंपल को यूज करने वाले हैं उस पर्टिकुलर प्रोसेस के अकॉर्डिंग वो कोल सैंपल सूटेबल है या नहीं है, ये प्रैक्टिकल यूटिलिटी अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम प्रॉक्सिमेट एनालिसिस का यूज करते हैं। तो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में हमने फिक्स्ड कार्बन, मॉइस्चर कंटेंट, एश कंटेंट और वोलेटाइल मैटर डिटरमाइन किया है। तो एक अच्छे कोल के लिए फिक्स्ड कार्बन का परसेंटेज हमेशा
ज़्यादा होना चाहिए। सो हाई परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन इज ऑलवेज डिजायरेबल फॉर ए कोल सैंपल, क्योंकि जितना ज़्यादा कार्बन कंटेंट किसी भी कोल में होगा उतनी ज़्यादा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी, उतनी ज़्यादा उसकी हीटिंग वैल्यू होगी। तो हमेशा कोल के लिए हाई परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन इज डिजायरेबल। उसके बाद हम बात करते हैं मॉइस्चर कंटेंट की। तो मॉइस्चर कंटेंट लो डिजायरेबल होता है, क्योंकि हमें पता है कि मॉइस्चर मीन्स ये वाटर का फॉर्म हुआ और इट क्वेंचेस फायर, फायर को बुझाने का काम करेगा ये। तो अगर बहुत ज़्यादा हाई मॉइस्चर कंटेंट है मतलब उस कोल का कंबशन ठीक से नहीं हो पाएगा, उसके कंबशन में डिफिकल्टी आएगी। तो लो मॉइस्चर कंटेंट इज डिजायरेबल। इसके अलावा मॉइस्चर कंटेंट अगर फ्यूल में ज़्यादा होता है तो जब ये एस्केप आउट होता है तो ये कोल की कैलोरीफिक वैल्यू को रिड्यूस करता है। तो इसीलिए अच्छे फ्यूल में, अच्छे कोल सैंपल में लो मॉइस्चर कंटेंट डिजायरेबल होता है। उसके बाद हम बात करते हैं ऐश कंटेंट की। सो फॉर ए गुड कोल सैंपल लो ऐश कंटेंट इज डिजायरेबल। अच्छे कोल के लिए हमेशा लो ऐश कंटेंट होना चाहिए, क्योंकि ऐश तो नॉन कंबस्टिबल मैटर है, ये तो कोई हीटिंग वैल्यू, कोई कैलोरीफिक वैल्यू देगा ही नहीं, लेकिन उस कोल में इसने अपना स्पेस वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है। कोल में ये हीटिंग वैल्यू प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, लेकिन उसमें वेट ऐश का भी इंक्लूडेड आ रहा है। जैसे सपोज करो अगर आपके पास एक कोल है 1 kg और इसमें 0.5 kg ऐश है, 50% उसमें नॉन कंबस्टिबल मटेरियल। तो आप जो भी कॉस्ट पे करेंगे वो तो कोल की पे करेंगे 1 kg के हिसाब से, लेकिन आपको कंबस्टिबल मैटर कितना मिल रहा है? सिर्फ 0.5 kg ही मिल रहा है। तो आपके कोल में इस 0.5 kg ऐश ने स्पेस ऑक्यूपाई किया, वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, लेकिन आपको कोई भी कैलोरीफिक वैल्यू इसने नहीं दिया है। आपको कैलोरीफिक वैल्यू सिर्फ 0.5 kg कोल से ही मिल पाएगी, क्योंकि बाकी ये जितना भी मटेरियल है ये तो सारा नॉन कंबस्टिबल है। तो इसीलिए अच्छे कोल सैंपल में ऐश कंटेंट लो डिजायरेबल होता है। उसके बाद आता है वोलेटाइल मैटर। तो वोलेटाइल मैटर खुद कोई भी कोल का कंस्टिट्यूएंट नहीं होता है, लेकिन जब हम कोल का कंबशन करते हैं तो थर्मल डिकम्पोजिशन होता है और इस थर्मल डिकम्पोजिशन की वजह से वोलेटाइल मैटर एस्केप आउट होते हैं। ये वोलेटाइल मैटर कंबस्टिबल भी हो सकते हैं और नॉन कंबस्टिबल भी हो सकते हैं। तो कंबस्टिबल वोलेटाइल मैटर किस तरह के होंगे? जैसे हाइड्रोजन गैस, CH4, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, दीज आर द कंबस्टिबल टाइप ऑफ वोलेटाइल मैटर। और नॉन कंबस्टिबल जैसे नाइट्रोजन। अब ये जो नॉन कंबस्टिबल वोलेटाइल मैटर है ये तो हमेशा अनडिजायरेबल है, क्योंकि ये कोई भी हीटिंग वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, लेकिन ये स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे कोल में। उसके बाद जो कंबस्टिबल वोलेटाइल मैटर होते हैं उनका कंबशन होता है, एंड कंबस्टिबल वोलेटाइल मैटर कंटेंट ऑफ ए कोल इज रिलेटेड विथ length of the flame, smoke forming tendency and the ignition characteristics of coal। अगर ज़्यादा volatile matter होता है तो कोल सैंपल लॉन्ग फ्लेम के साथ बर्न होता है। उसके बाद जब कोल का कंबशन होता है तो चूंकि ये वोलेटाइल मैटर एस्केप आउट हो जाता है और इसका बहुत सारा अमाउंट अनबर्न रह जाता है जिसका कंबशन नहीं हो पाता है। सो लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वोलेटाइल मैटर एस्केप आउट विदाउट कंबशन। This volatile matter also give some idea about coking property of coal। जब हम कोल से कोक का फॉर्मेशन करते हैं तो सभी टाइप के कोक फॉर्मेशन के लिए सूटेबल नहीं होते हैं। तो ये वोलेटाइल मैटर कोल की कोकिंग टेंडेंसी का आइडिया भी देते हैं। अगर हमें कोल से कोक फॉर्मेशन करना है या कोल से कोल गैस का मैन्युफैक्चरिंग करना है तो 26 to 30% वोलेटाइल मैटर इज डिजायरेबल इन कोल। 26 to 30% वोलेटाइल मैटर कोक फॉर्मिंग कोल में डिजायरेबल होता है। अगर हमें कोल को फर्नेस में यूज करना है जैसे मेटलर्जिकल प्रोसेस में, तो हमें हमेशा लो वोलेटाइल मैटर कंटेंट डिजायरेबल होगा, क्योंकि अगर हाई
परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर होगा तो वो बहुत लॉन्ग फ्लेम के साथ उसका कंबशन होगा, और ये लॉन्ग फ्लेम जो भी मटेरियल आपने फर्नेस में रखा है उसके कांटेक्ट में आके उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकती है, उसको डिटेरियोरेट कर सकती है। तो इसीलिए वोलेटाइल मैटर का परसेंटेज कोल का कहाँ पर यूज होने वाला है इस पे डिपेंड करता है। अगर हमें कोक मैन्युफैक्चरिंग करना है तो कुछ अमाउंट में हमें वोलेटाइल मैटर डिजायरेबल होगा, लेकिन अगर हमें फर्नेस में यूज करना है, मेटलर्जिकल प्रोसेस में यूज करना है तो वोलेटाइल मैटर लो होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रॉक्सिमेट एनालिसिस एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और मेरे चैनल इजी इंजीनियरिंग केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।